नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल 10 to 12 में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग पेडागोजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। और साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आपके सीटेट दिसंबर 2024 के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को, सेलेक्टेड प्रश्नों को रखा गया है। तो साथियों, आप वीडियो पर कंटिन्यू बने जरूर रहिएगा ताकि यहाँ से आपके प्रश्न ना छूटे और आप अपने एग्जाम में 120 प्लस अंकों के साथ साथियों अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सकें। तो हम लोग बिना समय गवाए चलेंगे आज के प्रश्नों की ओर। उससे पहले यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को साथियों सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। इसे अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा, जो भी आपके मित्रगण है, आपकी फ्रेंडशिप में जो भी है साथियों, ताकि वे भी अपने एग्जाम में बेहतरीन अंकों के साथ अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सके। उसके अलावा वीडियो यदि आपको पसंद आएगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलते हैं साथियों प्रश्नों की ओर। आज का आपका पहला नंबर प्रश्न है जिसमें कि आपसे पूछा गया है, किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। तो साथियों, इसके ऑप्शंस में आपको दिया गया है रटकर याद करने के लिए, जिससे वह प्रत्यास्मरण करने में अच्छे बने। तो साथियों, यहाँ रटना जो आपका शब्द आ गया है, इसे देख के ही साथियों आपके सीटेट एग्जाम के लिए ये नेगेटिव टैग वर्ड के रूप में काम करता है। साथियों, इसे देखते ही आपको काट देना है, यह आपके प्रश्न का उत्तर नहीं होगा। ठीक है साथियों, क्योंकि साथियों NEP 2020 में कहा गया है कि बच्चों को साथियों खेल के माध्यम से, गतिविधियों के माध्यम से एवं साथियों अलग अलग प्रकार के भ्रमणों द्वारा उन्हें सिखाना है साथियों, ना ही साथियों उसे रटकर सिखवाना है। तो यहाँ पे रटना शब्द गलत हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि इस प्रकार से डिस्कशन के बाद आपके एग्जाम में आपके प्रश्न छूटेंगे भी नहीं। उसके बाद बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है दंडात्मक उपाय का प्रयोग करके जिससे वे शिक्षक का सम्मान करे। तो साथियों, बच्चों को कभी भी दंड के लिए प्रेरित नहीं करना है, उन्हें कभी भी दंड नहीं देना है, जिससे साथियों उनके अंदर जो भी सवाल होंगे तो आपसे पूछेंगे ही नहीं, क्योंकि आप उसे दंड दे चुके हैं। बच्चे घबराए हुए रहेंगे। तो इस प्रकार का साथियों आपको कभी भी मापदंड नहीं उपयोग करना है। सी नंबर ऑप्शन में दिया गया है ऐसे काम करने के लिए जिससे वे परीक्षा के अंत में भी अच्छे अंक पा सके। तो साथियों, अंक पाने के लिए तो आपको नहीं पढ़ाना है, आपको एक उद्देश्य के साथ उसके भविष्य को देखते हुए पढ़ाना है, ताकि वे भविष्य में साथियों एक अच्छा नागरिक बने, एक अच्छा इंसान बने, ना कि साथियों एक अच्छे अंक लाने वाला छात्र बने। उसके बाद डी नंबर ऑप्शन में दिया गया साथियों सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने। आपको जिज्ञासु पर फोकस करना है साथियों, और सीखने के लिए सीखना पसंद करे। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे जो उत्प्रेरण करना होगा साथियों, किसके लिए करना होगा, जिससे कि वो एक जिज्ञासु बने, जिज्ञासु छात्र बने, उसके अंदर साथियों अधिक से अधिक चीज़ों को जानने की जिज्ञा रहे और सीखना उन्हें पसंद आए। ठीक है साथियों, तो प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर हो जाएगा जो सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए सीखना पसंद करे। डी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। आशा करेंगे कि यह आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्नों को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या दूसरे में आपसे पूछा गया है साथियों, निम्नलिखित में कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा है। यहाँ पे साथियों आपको प्रभावशाली दिया गया है, प्रभावशाली अर्थात जो सभी कामों में तेज हो। आप इस पॉइंट को इस तरह से समझ सकते हैं। तो प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा क्या होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है शारीरिक दंड, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है व्यक्तित्व सापेक्ष अधिगम, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है प्रतियोगात्मक कक्षा, और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। साथियों, तुलना करके आपको नहीं पढ़ानी है जिससे कि बच्चों में नेगेटिव भावना आए, और साथियों ना ही उसे शारीरिक दंड देना है। व्यक्तित्व सापेक्ष अधिगम, यहाँ आपका बी नंबर साथियों बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं यह भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या तीसरे में आपसे पूछा गया है साथियों, विकास का सरपद विमुख दिशा सिद्धांत। सरपद विमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार होगा, किस प्रकार आगे बढ़ेगा साथियों। तो ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया गया है भिन्नों से एकीकृत कार्यों की ओर, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है सर से पैर की ओर, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है ग्रामीण से शहर की ओर, और साथियों ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है सामान्य से विशिष्ट की ओर। यदि यहाँ पे सिर पद विमुख की बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, अर्थात इसमें जो विकास की गति होती है साथियों सर से पैर की ओर होती है।
साथियों यह बात आपको अच्छे से याद रखना है कि सिर पद विमुख में विकास की जो गति होती है, आगे जो बढ़ता है साथियों, सर से पैर की ओर होता है। अर्थात बच्चे का शिशु अवस्था में सबसे पहले सर का विकास होगा, फिर उसके बाद साथियों शरीर के अन्य भागों की ओर उसका विकास बढ़ता ही जाएगा। इस प्रकार प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो साथियों इसे भी आपको अच्छे से याद रखना है, आपके सीटेट के एग्जाम में 1 नंबर यहाँ से पूछे ही जाते हैं। ठीक है साथियों, चलते हैं उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4 है, जिसमें कि आपसे पूछा गया है साथियों, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में कौन सा है। भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय आपको पूछा गया है साथियों। तो आपको ऑप्शन में दिया गया आपको कि मध्य बचपन का समय, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है वयस्क अवस्था, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है प्रारंभिक बचपन का समय, और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया साथियों जन्म पूर्व का समय। तो साथियों जन्म के पूर्व का समय जो होगा वह जो होगा संवेदनशील कैसे हो पाएगा। भाषा विकास के लिए यह समय तो कभी भी संवेदनशील नहीं हो, क्योंकि बच्चा तो अभी साथियों माँ के गोद में ही है। तो ऑप्शन नंबर डी तो आपका होना नहीं है। उसके बाद यदि बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो यहाँ पे साथियों सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, प्रारंभिक बचपन का समय। प्रारंभिक बचपन का समय साथियों एक ऐसा पीरियड होता है, समय होता है, जिसमें भाषा विकास के लिए एक संवेदनशील समय माना गया है। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। साथियों प्रश्न संख्या 5 है, जिसे आप अच्छे से ध्यानपूर्वक देखने का प्रयास करेंगे। आपसे पूछा गया साथियों, 16 वर्ष की लड़की खेलकूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है, उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी है, दोनों ही क्या है साथियों, खिलाड़ी है, प्लेयर है, उसे नृत्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं, सप्ताह के अंत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित में दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होगी। साथियों अब प्रश्न को इस प्रकार समझे कि एक लड़की जो है 16 वर्ष की, उसके माता पिता दोनों प्लेयर है, और उस लड़की को है जो साथियों उसे क्या करना है, नृत्य करना है, अर्थात डांसिंग में भेज दिया जाता है। तो इसमें जो होगा साथियों प्रतिक्रिया के रूप में परिणाम क्या होगा, किसका परिणाम सबसे अधिक होगा। चलिए साथियों ऑप्शंस को देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है कि इसमें वृद्धि और विकास का होगा। साथियों वृद्धि और विकास की तो चर्चा हुई नहीं है साथियों यहाँ पे। दूसरे नंबर पे दिया गया है स्वस्थ और प्रशिक्षण का होगा, तो यह भी आपका नहीं होना है साथियों। यहाँ जो सही उत्तर की यदि डायरेक्ट बात करें तो साथियों आनुवंशिकता का प्रभाव पड़ेगा उसमें, क्योंकि साथियों प्रश्न के शुरुआती में कहा गया है कि लड़की के जो माता पिता है दोनों क्या है, प्लेयर है, दोनों क्या है साथियों, प्लेयर है। तो आनुवंशिकता का प्रभाव पड़ेगा ही, साथ ही साथ उस पर क्या किया है साथियों, उसे प्रशिक्षण के लिए, डांसिंग सीखने के लिए साथियों, नृत्य सीखने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे कि उससे साथियों ट्रेनिंग लेने के लिए भेजा जाता है, तो वहां का उसे इन्वायरमेंट मिलेगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों परिणामी के रूप में आनुवंशिकता और पर्यावरण हो जाएगा। आशा करेंगे कि यह भी प्रश्न आपको समझ में आया होगा। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। साथियों प्रश्न संख्या 6 को देखें उससे पहले आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दे। यदि आप साथियों सीटेट दिसंबर 2024 के एग्जाम में, सीटेट दिसंबर 2024 के एग्जाम में साथियों अच्छे अंकों के साथ 120 प्लस अंकों के साथ साथियों अपने एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए साथियों आपको हमारे द्वारा सभी विषयों के कंप्लीट टॉपिक बाय थ्योरी साथियों, टॉपिक बाय थ्योरी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के पीवाईक्यू के क्वेश्चन साथियों, एमसीक्यू आपके टाइप क्वेश्चन रहेंगे। सभी क्वेश्चन कैसे रहेंगे, एमसीक्यू रहेंगे और थ्योरी भी रहेंगे। साथ ही साथ साथियों सिलेक्टेड क्वेश्चन, वे सारे संभावित प्रश्न आपको दिए जाएंगे साथियों, जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे। केवल और केवल साथियों 49 रुपीज में आपको सारे नोट दिए जाएंगे। उसके लिए आपको हमारे दिए गए नंबर पर साथियों व्हाट्सएप करके आप अधिक से अधिक जानकारी ले लीजिए। उसके बाद साथियों केवल 49 रुपीज में आपको सभी प्रश्न दिए जाएंगे, चाहे आपके पीवाईक्यू के प्रश्न हो, चाहे साथियों सिलेक्टेड क्वेश्चन की बात करें, और थ्योरी साथियों, थ्योरी जो भी आपके सब्जेक्ट के थ्योरी रहते हैं सभी कुछ आपको दिए जाएंगे, केवल और केवल साथियों 49 रुपीज में, अर्थात 49 रुपए में। तो आपको इस दिए गए नंबर पे साथियों कनेक्ट करके यह जानकारी अवश्य ले लेनी है, और सभी पीडीएफ के लिए साथियों आप व्हाट्सएप करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। केवल 49 रुपीज में आपको सभी कुछ दे दिया जाएगा। तो साथियों चलते हैं बिना समय गवाए प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या 6 में आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में सामाजिकरण के गौर वाहक हो सकते हैं। कैसे वाहक साथियों, गौर वाहक हो सकते हैं। तो आपके ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में है साथियों विद्यालय और आस पड़ोस, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है विद्यालय और रिश्तेदार, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया साथियों परिवार और
आस पड़ोस। यहाँ पे यदि साथियों गौर वाहक की बात करें तो प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए अर्थात विद्यालय और आस पड़ोस। विद्यालय और आस पड़ोस। यहाँ पे साथियों यदि प्राथमिक समाजीकरण की बात करते कि बच्चे का प्राथमिक समाजीकरण कहाँ से होता है तो उसका सही उत्तर क्या हो जाता है साथियों परिवार। परिवार में भी साथियों माता पिता। ठीक है साथियों, प्राथमिक की यदि बात करता तो प्राथमिक में हो जाता साथियों परिवार और आस पड़ोस। यहाँ पे गौर की चर्चा हुई है तो विद्यालय और आस पड़ोस बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 6 का उत्तर। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न है साथियों प्रश्न संख्या 7 के रूप में। यह भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आपके सीटेट के एग्जाम में कई बार पूछा गया है साथियों निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान अर्थात साथियों गिफ्टेड स्टूडेंट की है। ठीक है साथियों, कौन सी विशेषता है प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की एक पहचान है। तो साथियों इसके ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया गया है यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती तो वह काम प्रेरित अनुभव करता है और उब जाता है। साथियों अब जाता नहीं होगा, उब जाता है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है वह बहुत ही तुनक मिजाज होता है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है वह रसीम व्यवहार करता है जैसे हाथ थपथपाना डोलना आदि। और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है साथियों वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है। तो साथियों कुंठित प्रतिभाशाली बच्चे तो नहीं होते हैं। प्रश्न संख्या 7 की यदि सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। प्रतिभाशाली बच्चों की जो विशेषता होती है उसे कोई भी कार्य साथियों चुनौतीपूर्ण नहीं लगती है, उसे बलपूर्वक करते हैं। किसी भी कार्य को साथियों वे मोटिवेट होकर करते हैं और हमेशा मोटिवेट रहते हैं और साथ ही साथ साथियों कभी भी उबते नहीं है। तो अनुभव जो होता है वो प्राप्त करते रहते हैं, कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। ये प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषता होते हैं। यदि बात करें साथियों इसके आईक्यू की बात करें साथियों तो इनका आईक्यू जो होता है 114 प्लस होता है साथियों, 140 प्लस होता है अर्थात 140 प्लस इनका आईक्यू लेवल होता है। तो साथियों यह भी आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8 है साथियों जिसमें कि आपसे पूछा गया है एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में, कौन सी कक्षा में साथियों प्राथमिक कक्षा। साथियों यहाँ प्राथमिक कक्षा कहने का तात्पर्य यह हुआ कि बच्चे जो है छोटे हैं। ठीक है साथियों, प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। एक शिक्षिका के रूप में साथियों या एक शिक्षक के रूप में प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को आप कैसे बढ़ा सकते हैं, बच्चों के प्रभावी अधिगम को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए आपको ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए है साथियों ड्रिल और अभ्यास के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी में है साथियों अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर। तो साथियों प्रतियोगिता नहीं करवाना है बच्चों के बीच। सी नंबर में दिया गया है विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंध करके। और डी में दिया गया है साथियों अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धि के लिए पुरस्कार देके। साथियों पुरस्कार देना एक अच्छी बात है लेकिन छोटी छोटी उपलब्धियों में पुरस्कार दे दे के साथियों बच्चों को जो है एक नेगेटिव सेंस की ओर नहीं ले जाना है साथियों कि पुरस्कार के वजह से ही बच्चे काम करने लगे, तो यह भी आपका नहीं होगा। यदि इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जिसमें कि आपसे कहा गया है विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंध करके उसे अधिगम को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है साथियों, जो कि आपका एनईपी जो है 2020 भी कहता है कि विद्यार्थियों के जीवन के साथ उसके व्यवहारों के साथ साथियों अधिगम को बढ़ाना है, सिखाना है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9 में पूछा गया साथियों जीन पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। जीन पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। तो साथियों ऑप्शन नंबर ए में है भाषा विकास, ऑप्शन नंबर बी में है यौन विकास, ऑप्शन नंबर सी में है संज्ञानात्मक विकास और ऑप्शन नंबर डी में है सामाजिक विकास। साथियों इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट करके जरूर देना है। काफी इजी प्रश्न है साथियों और इसे तो आप जानते ही होंगे। जीन पियाजे साहब से साथियों आपके एग्जाम में 2 या 3 प्रश्न तो रहते ही है, साथ ही साथ इसके कथनों से रिलेटेड प्रश्न भी आपके एग्जाम में रहते हैं। तो साथियों जीन पियाजे ने निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत दिया था, इसे आपको कमेंट करके जरूर बताना है साथियों। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10 है साथियों जिसमें कि आपसे पूछा गया है जब मानव शरीर के एक भाग के दिए गए प्रशिक्षण का अंतर दूसरे भाग में हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं। साथियों जैसे कि आप बस चलाना जानते हैं, क्या चलाना जानते हैं साथियों, बस चलाना जानते हैं, तो किस प्रकार से वह आपको कार चलाने में साथियों 4 व्हीलर चलाने में सहयोग करेगा, तो यही आपसे पूछा गया है। अंतर भाग में हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं साथियों। तो आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है ऊर्ध्व अंतरण, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है क्षैतिज अंतरण, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है द्विपार्श्विक अंतरण
और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। साथियों आपको उदाहरण दिया गया था कि यदि आप बस चला रहे हैं और साथियों आप कार चलाना सीखना चाहते हैं तो किस प्रकार से साथियों बस चलाना आपके कार चलाने में सहयोग करेगा और उसे क्या कहेंगे साथियों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्विपार्श्विक अंतरण। साथियों आप बस चला रहे थे, आपने कार चलाई, तो साथियों बस का जो चलाने का तरीका है ऐसा नहीं है कि आपको कार चलाने में सहयोग नहीं करेगा। ये जो अंतर होता है साथियों इसे कहा जाता है द्विपार्श्विक अंतर। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11 है साथियों, जिसमें कि आपसे पूछा गया है दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे कहते हैं। साथियों यदि आपको कोई आंकड़ा दिया जाता है जैसे कि 3 साथियों 2, 3, 5 या फिर और कुछ साथियों आगे इसी तरह से क्रम चलते रहेगी, इसमें से साथियों जो सबसे अधिक बार आता है उसे क्या कहा जाता है? बहुलक कहा जाता है, मध्यमान कहा जाता है, मध्यांक कहा जाता है या फिर साथियों ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है मानक विचलन कहा जाता है। साथियों आपको एक चीज बता दें, यह आपके गणित से रिलेटेड प्रश्न है। साथियों गणित से रिलेटेड प्रश्न है। आपको पता होगा कि साथियों जो आंकड़ा दिया रहता है साथियों, आंकड़ा में जो सबसे अधिक बार आता है उसे क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? बहुलक कहते हैं। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर की यदि बात करें तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा साथियों। आंकड़ा में जो सबसे अधिक बार आता है वो बहुलक कहलाता है। ठीक है साथियों, चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 12 में आपसे पूछा गया साथियों, क्रिया प्रस्तुत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न ऑप्शन में दिए गए व्यक्तियों से किसने किया था? किसका साथियों? क्रिया प्रस्तुत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन। तो आपके ऑप्शन नंबर ए में है पाओलाव का, ऑप्शन नंबर बी में है स्किनर का, ऑप्शन नंबर सी में है थॉर्नडाइक का और ऑप्शन नंबर डी में साथियों कोहलवर्ग का। साथियों यदि बात करें प्रश्न संख्या 12 के सही उत्तर की तो यहाँ पे स्किनर साहब साथियों बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जिसने क्रिया प्रस्तुत अनुकूलन का सिद्धांत दिया था। साथियों इसे भी आपको अच्छे से याद जरूर रखना है, यह भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 13 है साथियों। प्रश्न संख्या 13 को देखें उससे पहले आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो साथियों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। जो भी आपके डाउट्स रहता है या वीडियो आपको पसंद भी आ रही है तो साथियों उसे कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई डाउट रहता है तो उसे भी जरूर पूछेगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और साथियों आपको पहले भी बताई गई है कि यदि आप कंप्लीट PDF चाहते हैं, क्लास के नोट्स चाहते हैं, प्रीवियस ईयर के प्रश्न चाहते हैं और जो भी संभावित क्वेश्चन है साथियों आपके एग्जाम के लिए सभी कुछ आपको लेना है तो केवल 49 रुपीज में दिए जाएंगे। उसके लिए आपको जो नंबर दिख रहा है साथियों उस पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले लेनी है। केवल 49 रुपीज में आपको सभी कुछ दे दिया जाएगा। तो चलते हैं प्रश्न संख्या 13 को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 13 में आपसे पूछा गया है फ्राइड के अनुसार, फ्राइड एक क्या थे साथियों? मनोवैज्ञानिक थे। उसके अनुसार क्या सही है? तो ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया गया है ग्रहण किए गए सीखे हुए तथ्यों को धारण करने या पुनः स्मरण करने की असफलता को विस्मरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है विस्मरण का अर्थ है किसी समय प्रयत्न करने पर भी किसी पूर्व अनुभव का स्मरण करने या पहले की सीखी हुई किसी क्रिया को करने की असफलता। और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया साथियों विस्मरण वह प्रकृति है जिसके द्वारा दुखद अनुभव को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। साथियों यहाँ पे फ्रेडर साहब के अनुसार, फ्रेडर साहब ने विस्मरण के संबंध में अपने विचार दिए थे। उन्होंने कहा था कि विस्मरण वह प्रकृति है जिसके द्वारा दुखद अनुभव को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से साथियों फ्राइड के अनुसार ऑप्शन नंबर सी में आपको उनका कथन दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 14 है साथियों, जिसमें कि आपसे पूछा गया है SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए में है वाटसन, ऑप्शन नंबर बी में है कोफ्का, ऑप्शन नंबर सी में है कोहलर और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया साथियों गेस्टाल्ट वादी मनोवैज्ञानिकों का। साथियों यदि बात करें 14 नंबर प्रश्न के सही उत्तर का तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात गेस्टाल्ट वादी मनोवैज्ञानिकों ने SOR सिद्धांत का जो है प्रस्ताव किया था। तो चलते हैं उसके बाद आज के अंतिम नंबर प्रश्न की ओर। साथियों आज का आपका अंतिम नंबर प्रश्न रहने वाला है प्रश्न संख्या 15। क्योंकि साथियों वीडियो काफी लंबी ना हो जाए इसलिए हम लोग आगे के प्रश्नों को यहीं पर स्थगित करते हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट में साथियों सभी प्रश्नों का जो है सोल्यूशन किया जाएगा। आप उसके लिए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सीटेट की कंप्लीट तैयारी के लिए साथियों चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे अवश्य जुड़ जाइए, ताकि साथियों इस चैनल के माध्यम से आपकी बेहतरीन तैयारी हो सके और साथियों आप अपने एग्जाम में 120 प्लस अंकों के साथ
120 साथियों आपको टारगेट रखना है, प्लस अंकों के साथ अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सके। तो उसके लिए साथियों एक रामबाण तुस्का आपको बताई भी गई है कि सभी कुछ PDF जो आपको हमारे द्वारा दी गई है साथियों, आप उसे इस नंबर पर कनेक्ट करके ले सकते हैं केवल और केवल 49 रुपीज में। उसके अलावा साथियों चैनल पे जुड़े रहिए, समय समय पे आपको सभी अपडेट और साथियों सीटेट से संबंधित सूचनाएं आपको उपलब्ध मिलेगी। तो साथियों चलिए प्रश्न संख्या 15 को देख ले। प्रश्न संख्या 15 में आपसे पूछा गया है वह मापनी जिसमें अंतराल मापने के समस्त गुण के साथ क्रम शून्य भी हो क्या कहलाती है साथियों? कहलाती है। तो क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है नामित मापनी, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है क्रम सूचक मापनी, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है अंतराल मापनी और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है अनुपात मापनी। साथियों यदि प्रश्न संख्या 15 के सही उत्तर की बात करें तो यहाँ पे अनुपात मापनी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा साथियों। वह मापने जिसमें अंतराल मापने के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो उसे साथियों अनुपात मापनी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? अनुपात मापनी कहते हैं। तो इस प्रकार से डी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मिलेंगे साथियों इसी तरह के प्रश्नों के साथ इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।